हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टोन आईएएस। सिविल स्टोन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। तो इस इनिशिएटिव में क्या रहने वाला है कि जो भी रिसेंट में कोई भी इवेंट हुआ है या किसी भी कोई भी करंट से रिलेटेड ऐसा टॉपिक है जिसका कि हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके सीखना जरूरी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उन टॉपिक्स को इस इनिशिएटिव में शामिल करेंगे। केवल इसमें फैक्चुअल टॉपिक्स पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि कोई वो टॉपिक जिसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है या फिर उसके कोई टेक अवेज हैं उसको समझने की जरूरत है, तो हम इस इनिशिएटिव में केवल उन्हीं टॉपिक्स को शामिल करेंगे बजाय कि एक एक फैक्ट को कवर करने के। तो आज हम इस इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं G20 समिट से, क्योंकि हाल ही में अभी इंडोनेशिया में G20 समिट हुई। वहां से हमें क्या क्या चीज सीखने की जरूरत है जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके के सवाल बनने की संभावना है, या पहले कोई अगर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में पिछले कुछ सालों में तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज क्या थी, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, करंट में ऐसी क्या घटना हुई कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। सो न्यूज इज द G20 समिट वाज रिसेंटली कंक्लूडेड इन बाली, इंडोनेशिया। तो सबसे पहले तो यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार की G20 समिट कहाँ पे हुई। तो नंबर वन क्वेश्चन, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस पे। जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप पिछले 2 साल के भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं कि बिल्कुल फैक्चुअल है। सो सेकंड इज इट वाज 17th एनुअल समिट। ये भी हमें याद रखना है कि ये 17 थी, और इसका थीम क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। ये तीन चीजें हमारे लिए फैक्ट हो गई। इसका मेन से हालांकि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। और 18 समिट कहाँ पे होगी? 18 समिट होगी इंडिया के अंदर, इंडिया में न्यू दिल्ली में होगी ये 2023 में। और आपको पता है कि 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2022 से इंडिया विल प्रिसाइड द G20। तो अगले 1 साल तक G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहने वाली है। और इसकी समिट कब होगी? 18th, वो 2023 में होगी। और इसी तरीके से एक वर्ड आपने बहुत ही ज्यादा चर्चा में सुना होगा, दैट इज ट्रॉइका। सो व्हाट इज दिस ट्रॉइका? ट्रॉइका का मतलब है कि वो तीन कंट्री जो कि G20 के लास्ट ईयर की प्रेसिडेंट रही, और जो प्रेजेंट का प्रेसिडेंट है, और जो नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट रहने वाला है, उन तीनों कंट्रीज को मिला के बोला जाता है ट्रॉइका। तो आपको पता है कि इंडोनेशिया अब एक्स प्रेसिडेंट हो गया, इंडिया इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ G20, एंड द फ्यूचर प्रेसिडेंट विल बी ब्राजील। तो इन तीनों को मिला के बोला गया है ट्रॉइका। तो अब थोड़ा सा मैप वर्क देख लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी वर्ल्ड में कोई बड़ी घटना हो रही है तो उस पे से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया का आप मैप देखिएगा, ये जितना आपको व्हाइट रीजन दिखाई दे रहा है, व्हाइट रीजन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ये आपका हो गया इंडोनेशिया। तो थोड़ा सा इसका आइडिया आपको रहना चाहिए इंडोनेशिया कहाँ पर है। नेक्स्ट जो हमारे लिए जरूरी है वो है व्हाट आर द आउटकम्स। ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। अब इसलिए और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इंडिया इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ G20। इसलिए आपको G20 के आउटकम्स जो 17 समिट से निकल के आए हैं, और इसके बाद जो अगली समिट भी होगी उस पर भी आपको नजर रखना होगा। सो तो हम कुछ मेन पॉइंट्स के अंदर अंदर उन आउटकम्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला था वहां पे एक मेजर पॉइंट ऑफ
डिस्कशन रहा दैट वाज कंडेमिंग रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर पिछले यानी इस साल फरवरी से ये एग्रेशन शुरू हुआ है और ये अब तक चल ही रहा है। इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ और लगभग सारी कंट्रीज जो G20 की मेंबर्स हैं, जिसमें कि 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो इन सब ने लगभग एक मेजोरिटी से इस बात को डिस्कशन किया कि हमें इसको कंडेम करना चाहिए, हमें रशिया का कंडेम करना चाहिए और डिमांड करना चाहिए कि रशिया तुरंत वहां से अनकंडीशनली विड्रॉ कर ले। हालांकि G20 का मेंबर रशिया भी है, तो लेकिन रशिया इस वाले डिस्कशन में शामिल नहीं हुआ। वैसे भी पुतिन आए नहीं थे इस G20 समिट में और उन्होंने अपने डिफेंस आई गेस विदेश मंत्री को भेजा था और वो भी इस डिस्कशन में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट वाज फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो आपको पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी की अब हालत धीरे धीरे वॉलेटाइल होती जा रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये रिसेशन की तरफ जा रही है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। वैसे भी ये धीरे धीरे इकोनॉमी की हालत खराब होती जा रही है, तो इस पर भी काफी चर्चा हुई और अब इसको स्टेबल करने के लिए काम किया जाएगा, ऐसा सारी कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। सो नंबर 3 विल बी फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए जो सबसे जरूरी चीज हुई दैट वाज ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव। तो ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव ये क्या है? तो ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव क्या है कि आपको पता है कि जो यूक्रेन है ये अनाज का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। कौन कौन से अनाज? जिसमें चावल है, जिसमें गेहूं है और भी कई सारे अनाज का ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री यूक्रेन पे डिपेंडेंट है अनाज के लिए। लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुआ है और ये सारी की सारी जो एक्सपोर्ट है ये ब्लैक सी के थ्रू होता है। ब्लैक सी के किनारे ही चूंकि यूक्रेन है, तो मेजोरिटी ऑफ एक्सपोर्ट इज थ्रू ब्लैक सी। लेकिन चूंकि रशिया का एग्रेशन हो गया तो ये पूरा अ, अ, जो आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट था वो ठप पड़ गया और फूड सिक्योरिटी पे खतरा आ गया। धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी बढ़ने लग गया। तो फिर हुआ ये कि तुर्की के इस्तांबुल में एक मीटिंग हुई जहां पे कि तुर्की, अ, रशिया और यूएन इन तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम अगले 120 दिन के लिए इसको जारी करते हैं, ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव को। इसमें क्या होगा कि जो अनाज की सप्लाई है उसको सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जाए। तो अब इसको बढ़ा भी दिया गया है, 120 डेज के बाद इसको और एक्सटेंड किया गया है। तो इसकी बड़ी सराहना की गई G20 समिट में कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा हुआ है कि कम से कम जो फूड सिक्योरिटी है इस पे कोई खतरा ना हो युद्ध की वजह से। सो नंबर 4 कोई भी समिट होगी जाहिर तौर पे क्लाइमेट चेंज पे जरूर बात होती है, तो यहाँ पे भी हुई। और जो पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, उस पर फिर से एम्फेसिस किया गया कि हमें उसको फॉलो करना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने टारगेट लिया हुआ है कि इतने से कम टेम्परेचर पे हमें अ, रोकना है। जो टेम्परेचर गोल है हमारा, अ, उसको हमें और आगे बढ़ाना है। सो अदर टू वर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ। तो हेल्थ तो आपको पता ही है कि कोविड के बाद से पूरा देश, सारे देश दुनिया के, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कितनी ज्यादा सजग हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी बात की गई कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए और इस तरह की जितने भी पेंडेमिक की संभावनाएं आगे हैं उसको हम आसानी से फेस कर पाए, उसके लिए हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो उसके लिए एक पेंडेमिक फंड बनाया जाए और उसको असिस्ट कौन करेगा? उसको असिस्ट करेगा वर्ल्ड बैंक। तो इसके लिए भी बात की गई। ये कुछ
की टेक अवेज है, जिसमें कि हमें क्या क्या पता चला कि रशियन एग्रेशन का कंडेमनेशन हुआ, और ग्लोबल इकोनॉमी को लेके बहुत बात की गई कि कोविड के बाद से जो भी इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आ रही है, हमें उसको कम करते करते स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। फूड सिक्योरिटी को लेके काफी चर्चाएं हुई, जिसमें कि ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा सराहा गया। और क्लाइमेट चेंज पे हमने फिर से 2015 का पेरिस एग्रीमेंट जो है उसी पर स्टिक रहने की बात की। और इसके अलावा हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, इस पे बात हुई। और हेल्थ के लिए सबसे बड़ी चीज हुई कि हम एक पेंडेमिक फंड बनाएंगे वर्ल्ड बैंक के अंडर में। और उसका काम क्या होगा कि कोई भी आगे चल के कोविड जैसी कोई भी पेंडेमिक की संभावना है, उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना होगा। सो दीज वर द की टेक अवेज। अब हमें देखना है कि G20 होता क्या है। ये हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन। इसको तो ये कभी भी आ सकता है, और इसको आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी है G20 को लेके। तो G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। हुई क्यों? हुई इसलिए क्योंकि उस समय पे ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस था, है ना। और ईस्ट एशिया भी क्यों, आप स्पेसिफिकली जाओ तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, जिनमें कि इंडोनेशिया जो इस बार जहां पे समिट हुई है वो भी उसमें शामिल था। बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिस तरीके का भारत में हुआ था 91 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उससे पहले जो हुआ था 88 89 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसी तरीके का यहाँ पर भी हुआ था। तो उसके बाद क्या सोचा गया कि जो G7 कंट्रीज थे, अ, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था कि हमें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें मिडिल इनकम कंट्रीज को शामिल करना होगा, उनका एक ग्रुप बनाना होगा जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करें। तो बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आना, और कोई भी आगे चल के कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, अगर है तो हम उसे टैकल कर पाए। तो मेंबर कौन कौन है इसके, ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी पे आया है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पेन हालांकि इसका मेंबर नहीं है, लेकिन एक परमानेंट गेस्ट है। इसके अलावा हर साल गेस्ट बदलते रहते हैं, लेकिन स्पेन एक परमानेंट गेस्ट है। तो G20 कंट्रीज को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहले कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% G20 कंट्रीज में रहते हैं, और ग्लोबल जीडीपी का लगभग 80%, बल्कि 80 से ज्यादा ही ये कंट्रीज ट्रेड करते हैं। ग्लोबल जीडीपी का 80% और ग्लोबल ट्रेड का 75% इन कंट्रीज के थ्रू होता है। तो G20 काम किस तरीके से करता है? सबसे पहले इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जैसे कि और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और G20 कंट्रीज मेनली शेरपास के थ्रू काम करते हैं, यानी हर देश अपने अपने शेरपा नियुक्त करता है। शेरपा यानी एक कोई अधिकारी हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, जो कि हर देश के फाइनेंस मिनिस्टर और वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर काम करता है। भारत का शेरपा कौन है? भारत का शेरपा है इस समय जो नीति आयोग के सीईओ हैं, अमिताभ कांत। ये अ, हमारी तरफ से शेरपा हैं। तो ऑलरेडी यही सारा काम निपटा लेते हैं, लेकिन जो समिट में बस एक लगभग औपचारिकता जैसा होता है कि हर देश के जो चीफ हैं, जो कहीं प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं प्रेसिडेंट है, वो वहां आते हैं और फिर वो लगभग मोहर लगा देते हैं। कुछ कुछ चीजों पे बस बातें होती हैं, अदरवाइज ये शेरपा ही पहले सारा काम कर लेते हैं। तो पहली G20 समिट कब हुई थी? 2008 में। हालांकि 1999 में ये एस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन पहली समिट इसकी 2008 में हुई। कहां पे? यूएस के अंदर। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, कभी पूछे जा सकते हैं मेंस में। हालांकि अभी तक G20 को लेके कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो हो सकता है आ जाए। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्योंकि वैसे भी बाइंडिंग नहीं है इसके अंदर जो भी एग्रीमेंट होते हैं। तो कोई कंट्री उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही, नहीं पता होता। और इसके अलावा जो जितने भी एग्रीमेंट करते हैं, उनको बहुत स्लोली
ये इम्प्लीमेंट करते हैं। वही है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है तो कोई भी कंट्री जरूरी नहीं समझता है। और क्लाइमेट चेंज जैसे सीरियस मुद्दे पर भी बहुत स्लो काम हो रहा है। और इसके बाद मेंबरशिप पॉलिसी बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाती हैं। तो ये वही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में ही इसको हम शामिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें, एक बड़ा क्रिटिक जो हम कहीं कोट कर सकते हैं वो ये है कि ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है कुछ गेस्ट को जोड़ने के लिए। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज को जोड़ने के लिए ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव रहा है अब तक। और क्यों रिस्ट्रिक्टिव रहा है, इसको लेके सवाल उठाए जाते हैं कि हम जो पुअर कंट्रीज हैं उनको इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपने वीडियो के, और लास्ट पार्ट है ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कोई आया है। यस, ये क्वेश्चन था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। तो अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, तुर्की, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। तो अभी अभी आपने देखा था जो इसके मेंबर्स हैं, ये आपको 4-5 बार अगर आप इसको देखेंगे और मैप में देखेंगे खास तौर पे, तो आपको याद हो जाएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन। तो अगर आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ट्रिक उतना ज्यादा वर्क नहीं करती हैं, आप भूल जाते हैं थोड़े दिनों बाद। लेकिन अगर आप मैप में उसको 4-5 बार देख लेंगे तो हमारी, क्योंकि विजुअल मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है जनरली, तो वो आपको मैप के थ्रू याद रहेगा। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं बड़ा आसानी से। आंसर विल बी ए, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। सो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, बस कंट्रीज उसमें पता होना चाहिए आपको। G20 के मेंबर कौन कौन से हैं वो अभी मैंने आपको दिखाई दिया। 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और अब इसको हम मैप देख लेते हैं कि मैप में ये कंट्रीज कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही हैं, दीज आर द परमानेंट कंट्रीज, और बाकी जो ब्लू में है वो गेस्ट कंट्री है। और ये स्पेन जो है ये परमानेंट गेस्ट कंट्री है। तो आप देख सकते हैं कनाडा, यूएस, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूके, फ्रांस, और सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द कंट्रीज। सो आई होप आपको G20 समिट जो इस बार हुई है उसमें क्या क्या टेक अवेज हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से हम डेली किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम। सो कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।